हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म और इस पोर्शन से जितनी भी चीज़ें केवीपीवाई में पूछी जाती हैं क्लास 12 की, उन सभी को हम लोग आज इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कूलम्ब्स लॉ, ये दो स्टैटिक चार्जेस के बीच में फोर्स निकालने के लिए यूज होता है। हमने ग्रेविटेशन में इससे मिलता जुलता लॉ यूज किया है। एक हम कह सकते हैं कि रिलेशन आप डेवलप कर सकते हैं ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बीच में। वहां पर जिस तरह से हम लोग मास का यूज करते थे, उसी तरह यहाँ पर चार्ज का यूज करना है। जिस तरह वहां ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता था, उसी तरह यहाँ पर k का यूज हम लोग करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं F/1 ड्यू टू 2 यहाँ पर वेक्टोरियली लिखा गया है इस फॉर्मूले को। इसका मतलब आप एक तरह से तो वेक्टोरियल ही इसे सॉल्व कर सकते हैं, और दूसरा मेथड आप लगा सकते हैं कि जो मैंने नीचे मैग्नीट्यूड वाला फॉर्मूला लिखा है, इसे यूज करके आप उसके साथ डायरेक्शन को आप ये सोच के कि लाइक चार्जेस रेपेल एंड ऑपोजिट अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, ये वाला आप फंडा लगाकर इसका डायरेक्शन आसानी से निकाल सकते हैं। इस लेवल पर जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसमें वही आप यूज करें तो बेहतर होगा। अगर आप वेक्टर के साथ कंफर्टेबल हैं तो वेक्टर भी आप यूज कर सकते हैं। उसका फॉर्मूला यहाँ पे है। k की जो वैल्यू होती है वो होता है 1/4πε0, और ये न्यूमेरिकल वैल्यू इसका 9 × 10⁹ के आसपास होता है। आप इस वैल्यू को याद कर लें तो बेहतर होगा, क्योंकि अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है तो यहाँ पर कई बार देखा गया है कि k का वैल्यू आपको डालने के बाद जो न्यूमेरिकल आंसर आता है वो मार्क करने के लिए कहा जाता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं कि इसके जो हम कह सकते हैं लिमिटेशंस हैं वो हैं कि ये सिर्फ पॉइंट चार्जेस पर अप्लाई होता है और ये सिर्फ स्टैटिक चार्जेस पर अप्लाई होता है। आप इसके बारे में 12th में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे कि क्यों इन्हें सिर्फ पॉइंट चार्जेस पर अप्लाई करते हैं, और स्टैटिक चार्जेस पर इसीलिए किया जाता है क्योंकि जब मोशन में होता है चार्ज तो उस पर लगने वाले और भी फोर्सेस काम में आने लगते हैं। आगे है Q = NE, ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को दिखाता है। जैसा हमने केमिस्ट्री में भी आपने देखा था कि किस तरह से क्वांटाइज्ड होने का मतलब क्या होता है, वैसा ही चीज यहाँ पर भी है कि चार्जेस हमेशा इलेक्ट्रॉन्स के मल्टीपल के फॉर्म में ही एग्जिस्ट करती हैं। यहाँ पर n एक नेचुरल नंबर है और इसी को क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहा जाता है। आगे है चार्ज शेयरिंग। अगर दो आइडेंटिकल बॉडीज हैं, मान लीजिए हमने एक को Q चार्ज दिया और दूसरे पर 0 चार्ज रखा, तो अगर दोनों को हम लोग टच करेंगे या फिर उनके बीच में चार्ज शेयर करवाएंगे तो दोनों पर Q/2 और Q/2 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सिमिलरली अगर Q/2 वाले के पास एक 0 चार्ज वाला स्फीयर लाते हैं तो वो Q/4 हो जाएगा और 0 चार्ज वाले को भी Q/4 मिल जाएगा। इस तरह से आप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस को समझ सकते हैं। अगला है कि कंडक्टर्स को जब हम लोग चार्ज देते हैं तो उसका जो चार्ज होता है वो सरफेस पर ही स्प्रेड कर जाता है, जबकि इंसुलेटर्स में जहां पर चार्ज दिया जाता है वो चार्ज वहीं पर घुस कर रहता है, मतलब उसी रीजन में जाकर वहां चार्ज रहने लगता है। आगे है कि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो बनाते हैं, जैसा कि आपको पता है कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकलती हैं, ये कन्वेंशनली माना जाता है, और नेगेटिव चार्ज के अंदर जाती हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो कॉन्सेप्ट है वो थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है और ये हेल्प करता है हमें समझने में कुछ फिनोमेना को थोड़े आसान वे में। तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो टैंजेंट हम लोग अगर बनाएं किसी भी पॉइंट पे, तो वो डायरेक्शन देती है वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की, और इसका जो डेंसिटी होता है वो मैग्नीट्यूड देता है हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का। और इसके साथ ही स्टैटिक चार्ज के कारण जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनती हैं वो कभी भी क्लोज्ड लूप नहीं बनाती हैं। क्लोज्ड लूप नहीं बनाती हैं, ये वाला पॉइंट जो है वो आपको याद स्पेशली रखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है इससे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाए कि अगर एक स्टैटिक चार्ज है तो क्या उसके कारण क्लोज लूप बनता है या फिर नहीं। अगला है कि इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जैसा हम कह सकते हैं कि आपने ऊपर फोर्स को पढ़ा था, अगर हम उसी फोर्स को एक Q0 चार्ज, हम लोग इसे पॉइंट चार्ज कह सकते हैं, अगर Q0 चार्ज टेस्ट चार्ज पर हम लोग इसे अप्लाई करें तो अगर हम लोग उससे डिवाइड कर दें उसके फोर्स को तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड यूज होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट हमें बिना ज़्यादा कैलकुलेशन किए एक अंडरस्टैंडिंग के लिए। अगर हमें एक पॉइंट चार्ज यहाँ दे दिया जाए Q, तो अगर हम इसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहें तो उसके लिए हमें सिर्फ एक Q0 चार्ज को यहाँ रख देना होगा। Q0 चार्ज छोटा और मैग्नीट्यूड में भी छोटा होना चाहिए। क्यों? ताकि ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड को ज़्यादा डिस्टर्ब ना करे। इसकी अपनी फील्ड बाकी जो इस फील्ड से, इस
चार्ज से निकल रहे फील्ड हैं उसको डिस्टर्ब ना कर सके, इसीलिए इस पॉइंट चार्ज को या टेस्ट चार्ज को काफ़ी छोटा लिया जाता है मैग्नीट्यूड में। इलेक्ट्रिक फील्ड एक पॉइंट चार्ज के कारण KQ/r² होता है। अगला है कंडक्टिंग स्फीयर के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर 0 होता है, सरफेस पर KQ/r² और सरफेस के बाहर KQ/r²। स्मॉल r² वो डिस्टेंस है उसके सेंटर से। मान लीजिए ये स्फीयर है और इसका रेडियस r है, तो ये डिस्टेंस जो इसके और इस पॉइंट के बीच होगा वो स्मॉल r होता है। वैसे ही मानकर हमें ये फॉर्मूला लगाना है। अगला है नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए बाहर KQ/r², सरफेस पर KQ/R², अंदर मतलब अगर हमारे पास एक शेल है तो शेल के अंदर 0, और अगर हमारे पास एक कंप्लीट स्फीयर है तो उसके लिए KQ/R³ फॉर्मूला यूज़ किया जाता है। आप इसे याद करने के लिए ऐसा समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो ज़्यादातर फॉर्मूले हैं वो एक पॉइंट चार्ज की तरह कंसिडर करके ही किया जाता है। मान लीजिए कि स्फीयर के सेंटर पर एक पॉइंट चार्ज है और ये मान लिया जाता है कि इससे जितनी भी दूरी पर चीज़ें होंगी उसे ध्यान में रखते हुए ये फॉर्मूले निकाले गए हैं। अगला है कि पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो पोटेंशियल जैसा हम लोग जानते हैं एक कॉन्सेप्ट होता है ये पता लगाने के लिए कि वहाँ पर एनर्जी कितनी है, और वहाँ पर जितने भी एनर्जी से रिलेटेड कैलकुलेशंस होते हैं उनको फाइंड करने के लिए इस पोटेंशियल के कॉन्सेप्ट का यूज़ किया जाता है। बस याद रखें कि एक पॉइंट चार्ज के कारण KQ/R होता है पोटेंशियल। हमने ऊपर फोर्स में देखा था या फील्ड में देखा था कि KQ/R² आ रहा था, लेकिन एक पॉइंट चार्ज के कारण जो पोटेंशियल आता है उसमें KQ/R ही होता है बस। अगला है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस। तो KQ1 Q2/R। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम फाइंड करने के लिए आप दो पॉइंट चार्ज करके लें और इन दो पॉइंट चार्जेस का अलग अलग करके पोटेंशियल एनर्जी निकालें और फिर सारे पोटेंशियल एनर्जीज को ऐड कर दें तो हमें सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी मिल जाता है। अगला है कि कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस पर क्वेश्चन नहीं आएगा आपसे इस एग्जाम में ज़्यादा, लेकिन आप बस जान लें कि कैपेसिटेंस होता क्या है। तो कैपेसिटेंस की वैल्यू होती है Q/V। इसके साथ ही अगर हम लोग कैपेसिटेंस को सीरीज में जोड़ें तो जिस तरह से हमें रेजिस्टर में मिलता था उसका उल्टा, मतलब जैसा हमें रेजिस्टर्स के पैरेलल में मिलता था वैसा हमें कैपेसिटर के सीरीज में मिलता है, और जैसा हमें रेजिस्टेंस के सीरीज में मिलता था वैसा हमें कैपेसिटर के पैरेलल में मिलता है। यहाँ पैरेलल में C=C1 + C2 + C3 करके Cn तक जितने भी कैपेसिटर्स हैं उन्हें ऐड कर देना होता है कैपेसिटेंस फाइंड करने के लिए। इस टॉपिक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आएंगे कैपेसिटेंस के ऊपर, और आपसे अगर पूछा भी जाएगा तो डायरेक्टली आप इस फॉर्मूले को या फिर इन्हीं फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चंस की उम्मीद रख सकते हैं। आगे कि इलेक्ट्रिक करंट, हम लोग करंट पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक करंट का जो वैल्यू होता है उसके लिए आप ये याद रख लें कि NEAVD होता है। N है कि एक वॉल्यूम में, यूनिट वॉल्यूम में कंडक्टर के कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, A है उस कंडक्टर का एरिया, VD है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में अभी बहुत ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है आपको, आप बस याद रखें कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होती है वो इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट से रिलेटेड होती है, और अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि करंट क्या है तो उसमें आपको इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये मिल जाता है। इसके साथ ही E आपको पता है इलेक्ट्रॉन पे जो जितना चार्ज होता है उसे लिया जाता है। J करंट डेंसिटी को कहते हैं। करंट डेंसिटी करंट बाय एरिया, और ये जैसा आप देख सकते हैं अगर हम लोग एरिया को नीचे ले आए तो NEVD के बराबर होता है। यहाँ पर हमें R = ρl/A होता है। जैसा हम लोग को पता है रेजिस्टेंस = रेजिस्टिविटी इंटू लेंथ बाई एरिया। यहाँ पर V = IR जो कि ओम्स लॉ होता है। ओम्स लॉ को हम लोग करंट डेंसिटी के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, लेकिन वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको मेनली जो ओम्स लॉ याद रखना है वो V = IR वाला ही चाहिए। अगला है रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ कैसे रिलेटेड होती है। तो रेजिस्टिविटी एट एनी टेम्परेचर = ρ0 इंटू 1 + अल्फा डेल्टा टी। अल्फा डेल्टा टी को कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं, या फिर अगर हम लोग रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं तो कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस कह सकते हैं, जो कि टेम्परेचर को रिलेट करने में हेल्प करता है हमें रेजिस्टेंस के साथ। तो सिमिलर फॉर्मूले हैं दोनों के लिए। यहाँ पर बस आपको याद रखने वाली चीज़ ये है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर लिया जाता है ρ0 का वैल्यू, और उसके रेस्पेक्ट में बाकी रेजिस्टेंसेज निकाली जाती हैं। आगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। जैसा हमने बताया कि सीरीज में आपको पता ही है, क्लास 10th में हमने पढ़ा है कि R = R1 + R2 करके Rn तक आपको जितने भी रेजिस्टेंस दिए गए हैं,
और पैरेलल के लिए 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 करके आप 1/rn तक जा सकते हैं। आगे है किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ के एप्लीकेशंस थोड़े ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। वैसे आपको जो क्वेश्चंस आएंगे आप किरचॉफ्स लॉ बिना लगाए भी उनमें से किसी को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन किरचॉफ्स लॉ अगर आपको पता होता है तो इससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाती है। सबसे पहला है किरचॉफ का जंक्शन लॉ। तो ये कहता है कि जितना भी करंट अंदर आ रहा है किसी जंक्शन पर, उतना ही करंट वहाँ से बाहर भी जाएगा। तो इसको हम लोग देख सकते हैं। मान लीजिए ये एक जंक्शन है, यहाँ पे I1, I2, I3 करंट आ रहा है और I4 और I5 करंट बाहर जा रहा है। तो हम लिखेंगे I1 प्लस I2 प्लस I3 करंट एंटरिंग इज इक्वल टू I4 प्लस I5 करंट लीविंग। इसके एप्लीकेशंस पर बेस हम लोग एक दो क्वेश्चंस करेंगे आगे चलकर। आप याद रख लें अभी के लिए इन फॉर्मूले को। और ये जो किरचॉफ्स लॉ का जो फर्स्ट लॉ है जंक्शन लॉ, ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है अगर आपको ऐसे सर्किट्स दिए हुए हों जिनके बारे में आपको बहुत ज़्यादा डिटेल, मतलब मान लीजिए आपको अगर कुछ ऐसा सर्किट दिया जाए जिसमें एक जंक्शन के अबाउट आपको चीज़ें निकालनी है, तो इन केसेस में किरचॉफ का ये लॉ काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है हमें फाइंड करने के लिए कि कितना करंट या फिर कितना पोटेंशियल डिफरेंस है उस सर्किट के दो पॉइंट्स के बीच में। आगे है लूप लॉ। लूप लॉ कहता है कि एक लूप में अगर हम लोग पोटेंशियल ड्रॉप, नेट पोटेंशियल ड्रॉप देखें तो वो 0 होता है। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि एक साइन कन्वेंशन हमें लेके चलना होता है ताकि हम इस लूप लॉ को ढंग से लगा सकें। तो अगर आप करंट के डायरेक्शन में चल रहे हैं और अगर आप एक डायरेक्शन में चल रहे हैं और करंट भी सेम डायरेक्शन से पास हो रहा है, तो रेजिस्टेंस में वहाँ प्लस IR लिया जाता है पोटेंशियल डिफरेंस को। और अगर आप जिस डायरेक्शन में चल रहे हैं उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट जा रही है तो वहाँ पर -IR आप लेकर चलेंगे। इसके साथ ही अगर आपके चलते वक्त पहले पॉजिटिव टर्मिनल आता है बैटरी का, तो वहाँ पर आप +V लें, और अगर आपके चलते चलते माइनस टर्मिनल पहले आ जाता है बैटरी का, तो आप -V वहाँ पर लेंगे। यहाँ पर एक एग्जाम्पल के साथ मैंने एक्सप्लेन किया है कि अप्लाई कैसे करना है इस लॉ को। तो मान लीजिए ये एक सर्किट है ABCDEF, और आप पहले, जैसा मैंने आपको बताया कि किसी भी लूप में पोटेंशियल ड्रॉप 0 होना चाहिए, तो आप पहले ABCDA लूप के लिए लगाएं। मतलब ये जो लूप है ABCDA, तो इस लूप के लिए अगर हम लोग इस लूप लॉ को लगाएंगे तो सबसे पहले चलते चलते हमें नेगेटिव टर्मिनल मिला है, तो यहाँ -10। फिर करंट का डायरेक्शन हम लोग मान लिए हैं कि ऐसे I1 बह रहा है और इस वाले लूप में ऐसे I2 बह रहा है। तो चलते चलते यहाँ पहले नेगेटिव आया -10, फिर ये करंट के डायरेक्शन के साथ ही हम लोग चल रहे थे तो +10I1, फिर हम लोग फिर से करंट के डायरेक्शन के साथ चल रहे थे तो यहाँ +10I1 -10I2। देखिए हो क्या रहा है कि इस सर्किट में I1 आ रहा है और इस सर्किट में ऐसे I2 आ रहा है। तो हम लोग मान लिए हैं कि ये पूरा सर्किट में ही I2 करंट फ्लो कर रहा है इस तरफ से, और इस सर्किट में पूरी तरह से I1 करंट फ्लो हो रहा है। तो जो ये वाला पोर्शन होगा, यहाँ पे I1 के तो साथ है ये, लेकिन I2 के खिलाफ है, तो यहाँ -I2 हो जाएगा। इसी को हम लोग जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये मिलता है 10I1 -10I2। उसके बाद हम लोग इसे सॉल्व कर लेंगे तो हमें एक पहला इक्वेशन मिल जाएगा I1 और I2 के रेस्पेक्ट में। फिर हम लोग चलेंगे CDFEC। तो यहाँ देखिए सबसे पहले हमें जैसा हमें मिला था वहाँ पर भी 10I1 -I2, फिर हमें आया 5I2, और हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, करंट इधर जा रहा है, तो यहाँ माइनस साइन आ जाएगा -5I2। फिर हमें पहले बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल मिला है तो हम यहाँ पे पहले +20 लगाकर = 0 से इक्वेट कर देंगे। जब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ पर मिलेगा I2 2.5 और I1 1.75 के बराबर। आगे हम लोग चलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। अभी जैसे हमने पढ़ा कि अगर रेजिस्टेंसेज कॉम्बिनेशन में होते हैं तो उन्हें किस तरह से हम R इक्विवेलेंट से इक्वेट कर सकते हैं, कैसे हम लोग R इक्विवेलेंट फाइंड कर सकते हैं। वैसे ही अगर सेल्स एक कॉम्बिनेशन सेल्स का हो तो उसमें कैसे फाइंड करना है, उसके फॉर्मूले ये हैं कि अगर सीरीज में सेल हो तो बहुत ही सिंपली आप E इक्विवेलेंट = E1 + E2 2En कर सकते हैं, और R इक्विवेलेंट जो कि उसका इंटरनल रेजिस्टेंस होता है उसे R1 + R2 + up to Rn कर सकते हैं। लेकिन पैरेलल में जो फॉर्मूला मिलता है ये इंपॉर्टेंट है। पैरेलल में जैसा आपको पता है R इक्विवेलेंट तो यही होगा 1 + R1 + 1/R2 + up to 1/Rn, लेकिन E इक्विवेलेंट जो होता है वो E1/R1 + E2/R2 करके
En/Rn तक जाता है और डिनोमिनेटर में 1/R1 + 1/R2 जो कि 1/R इक्विवेलेंट के बराबर होता है। तो ये फॉर्मूला आपको खासा याद होना चाहिए और इसी में आप अगर देखेंगे कि अगर हर सेल का E मतलब पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो तो उसमें जो नेट आता है वो E के ही बराबर आता है। मान लीजिए अगर हम 3 सेल लगा दें पैरेलल में और तीनों में E ही है EMF, तो इस केस में जो नेट EMF आएगा वो E के ही बराबर आता है। ये बहुत ही सिंपली आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग E बैठाते चले जाएं सब में तो E बाहर कॉमन आ जाएगा और अंदर 1/R1 + 1/R2 करके अंदर की तरफ, और डिनोमिनेटर में भी सेम चीज़ है तो ये चीज़ कट जाएगी और बाहर बस बचेगा E। ये आप याद रखें क्योंकि हो सकता है ऐसा आपको डायरेक्ट केस आ जाए तो आप उसमें फिर कैलकुलेट करने में समय ज़्यादा अपना खर्च न करें। उसके बाद हम लोग आते हैं बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज पर। बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज के ही क्वेश्चन आपको आने के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर अनबैलेंस्ड आता है तो आपको किरचॉफ्स लॉ जो हमने ऊपर लगाया इसे यूज़ करना है, लेकिन अगर यहाँ पर आपको बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज मिलेगा तो आपको ये लगाना है। बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज क्या कहता है? अगर P/Q का रेशियो R/S के बराबर होता है तो ये इस बीच वाले रेजिस्टेंस में या फिर डिवाइस अगर वहाँ कोई लगा हुआ है तो उससे करंट पास नहीं करेगा। मतलब ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट इक्वल पोटेंशियल पे होता है अगर P/Q = R/S आता है। इसी को आप P/R = Q/S भी लिख सकते हैं, सेम चीज़ इसी को आप ऊपर तक लिख सकते हैं। तो आपको आइडेंटिफाई करना होगा अगर बैलेंस व्हीटस्टोन कहीं पर भी आता है तो आप सिंपली इस बीच वाले को हटा दें और ऊपर और नीचे वाले को एक पैरेलल कॉम्बिनेशन में लेकर सॉल्व कर सकते हैं। आगे हम लोग आते हैं हीट डिसिपेटेड। हीट डिसिपेटेड का फॉर्मूला होता है H = I² या V² या फिर IV। आपको जिस तरह के कंडीशंस दिए हुए होंगे उसी के हिसाब से आपको ये फॉर्मूले यूज करने हैं। मान लीजिए अगर कांस्टेंट करंट आ रहा है तो आप H = I² यूज करें। अगर कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस लगाया गया है तो V² यूज करें, और अगर आपको कभी ऐसी ज़रूरत पड़े तो आप VIT भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है मैक्सिमम पावर डिसिपेटेड। मैक्सिमम पावर तब निकलती है जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर हो जाता है। इसका आप यूज़ कर सकते हैं थोड़ा बहुत। आप इसमें क्या करें कि जितने भी सेल्स दिए हुए हैं आपको, उन सेल्स के अभी EMF को अभी भूल जाएं और सिर्फ उनके इंटरनल रेजिस्टेंस को लेकर आप जिस भी पॉइंट के अक्रॉस ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्टेड है उसके अक्रॉस आप R इक्विवेलेंट निकाल लें और उस R इक्विवेलेंट को इस कैपिटल R से इक्वेट कर दें तो आपको ये आंसर मिल जाएगा। इसी के साथ एक टेक्निक है, थोड़ी ऊपर मैं आता हूँ। ये जो हमने पढ़ा था कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स में, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, इसको यूज़ करके आप बहुत सारे सर्किट्स को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपको इस तरह का कोई सर्किट दिया गया हो जिसमें 2 में सेल लगे हुए हों, 1 में सेल ना हो, या फिर तीनों में सेल लगे हुए हैं या फिर 1 में ही सेल लगा हुआ है, तो इन सर्किट्स को भी आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करके निकाल सकते हैं। आपको इन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा और फिर उस पोटेंशियल डिफरेंस को आप इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस लगा दीजिए या फिर ऊपर वाले में लगा दीजिए। तो इस तरह को आप यूज़ करके इन तरह के क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगला हम लोग आते हैं मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ चार्ज्ड पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो चार्ज्ड पार्टिकल पर किस तरह का फोर्स या कितने अमाउंट का फोर्स लगता है ये आपको पता होना चाहिए, और इस पार्ट से आपको ज़्यादातर डायरेक्टली ही क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो आपको बस फॉर्मूले दिमाग में रखने हैं और आपको क्वेश्चंस आ जाएंगे जो भी आपसे पूछे जाते हैं। सबसे पहला है कि फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज पार्टिकल, तो ये QVB के बराबर होता है, जहाँ पर Q उस चार्ज पार्टिकल का चार्ज, V उस चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी और B उस चार्ज पार्टिकल के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद है मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर, तो ये BIL के बराबर होता है। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि V को अगर हम लोग L/T लिख दें और फिर इस T को Q के नीचे ट्रांसपोर्ट कर दें तो Q/T करंट के बराबर होता है। इस तरह से इन दोनों फॉर्मूले को रिलेट किया जा सकता है स्पेशल कंडीशंस में। उसके बाद है मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल, तो यहाँ पर आपने सर्कुलर मोशन में पढ़ा था कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स लगती है वो mv² के बराबर होता है। आपको बस इसी mv² को QVB से रिलेट कर देना है। होता क्या है, कोई चार्ज पार्टिकल जब घुसता है किसी मैग्नेटिक फील्ड में तो वो एक सर्कुलर मोशन करने की कोशिश करता है।
इसी सर्कुलर मोशन में जो फोर्स लग रहा है वो तो QVB है, हमने देखा ऊपर, और जो सेंट्रीपिटल फोर्स से अगर हम लोग उसको इक्वेट कर दें तो यहाँ V से V जाएगा और रेडियस जो आता है वो mv/qb के बराबर होता है। अगर हमें रेडियस मिल गया तो फिर हम उससे एंगुलर वेलोसिटी निकाल सकते हैं, वो होता है qb/m और qb/m आ गया तो फिर हम टाइम पीरियड 2π बाई एंगुलर वेलोसिटी 2π बाई qb इंटू m, और उसी से हम लोग फ्रीक्वेंसी इसी को रेसिप्रोकल अगर कर दें तो qb/2πm लाया जा सकता है। अगला है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर। आप इसे इस तरह से याद करने की कोशिश करें कि μ0I/4πr इंटू कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा। आपसे ज़्यादा चांसेस है कि ये स्पेसिफिक केसेस पूछेगा। हुआ क्या कि अगर हम लोग इस वायर को इन्फाइनाइट ले लें तो ये एंगल ज़ीरो की तरफ टेंड कर जाता है, और हमें पता है कि कॉस 0 1 होता है। तो हम बस इस कॉस 0 को इसमें अगर डाल दें तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, और ये इसको काट के नीचे ये वाला फॉर्मूला ला देगा अगर दोनों तरफ इन्फिनाइट वायर है। सेमी इन्फिनाइट वायर क्या होती है कि ये पॉइंट है, इससे एक पॉइंट तो परपेंडिकुलर है मतलब 90 डिग्री पर है, लेकिन दूसरा पॉइंट इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है। तो ये एंगल तो 0 डिग्री हो जाता है, लेकिन ये वाला एंगल 90 डिग्री ही रहता है। और आपको पता है कि cos 90 0 होता है, तो cos 90 का वैल्यू आप अगर बीटा वाले में डाल दें तो ये 1 + 0 1 हो जाएगा, और हमें जो मिलता है वो होता है μ0I/4πr। तो आप ज़्यादा चांसेस हैं कि आपसे यही स्पेसिफिक फॉर्मूला पूछेगा, तो आप उसकी तैयारी उसको याद करके जाएं। उसके बाद सर्कुलर कॉइल में μ0I/2r होता है सर्कुलर कॉइल के सेंटर में, और दो वायर अगर आपको दे दिए जाए, मान लीजिए आपको दो पैरेलल वायर दे दिए जाएं, तो उन दोनों के बीच जो फोर्स पर यूनिट लेंथ लगता है, हम यहाँ फोर्स पर यूनिट लेंथ की बात इसीलिए करते हैं क्योंकि हो सकता है आपसे दो इन्फिनाइट वायर दे दिए जाएं, तो इन दोनों इन्फिनाइट वायर्स की लेंथ तो आप निकालने जाइएगा नहीं, तो आप एक यूनिट पर कितना फोर्स लग रहा है वो निकाल लें, तो इससे भी आपका काम चल जाता है, और यही आपसे ज़्यादातर क्वेश्चंस में पूछा जाता है। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ μ0I1I2/2πa के बराबर होता है, जहाँ a इन दोनों वायर्स के बीच का डिस्टेंस है, I1 और I2 इन दोनों में बह रहे करंट्स हैं, और μ0/2π आपको पता है क्या होता है। μ0/4π का वैल्यू अगर यहाँ पर हम लोग देखें तो μ0 का वैल्यू होता है 4π × 10⁻⁻7। ये याद रखने वाली वैल्यू है, और अगर आप इसी को नीचे ले आएंगे तो μ0/4π आपको जहाँ भी मिले वहाँ पर आपको 10⁻⁻7 का वैल्यू बैठा देना है। ये वैल्यू भी आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में आपको इसी ही डालकर आंसर निकालने के लिए दिया जाए। तो इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हुआ। थैंक यू।